नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं चंदन राय आप लोगों का अपने YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी हो ही गई होगी कि सिंथेसिस की क्लास चल रही है 11th और 12th, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और YouTube के इतिहास में आप चेक कर लीजिए, कोई भी चैनल चेक कर लीजिए, आपको सही से सिंथेसिस किसी भी चैनल पे मिलेगा नहीं। तो अगर आप यूपी बोर्ड में सिंथेसिस पढ़ना चाहते हो और डिटेल पढ़ना चाहते हो, जैसे कि आप हमारे क्लास में पढ़ते हो, हमारी कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ते हो, बिल्कुल वैसी क्लास आपको मिलने वाली है। तो मैंने आपको सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको पार्टिसिपल की तीनों सेपरेट वीडियो बना दी, प्रेजेंट के, पास्ट के और परफेक्ट के। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक भी बताइए कि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस लॉकडाउन में बिल्कुल कॉलेज स्कूल सब कुछ बंद है, तो इस लॉकडाउन में अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो और वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है पढ़ाई कर सके। आपको हिंदी की वीडियोज, आपको बुकला वरी की भी वीडियो मिल रही हैं, आप उन पे भी जाइए, आपको बायोलॉजी की भी वीडियो मिल रही हैं। तो आप उन सभी को लाइक करिए, शेयर करिए और खूब ढेर सारा देखिए, उनके साथ समय बिताइए और अपना एक नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए आज हम लोग बात करेंगे किसके, यूज ऑफ इन्फिनेटिव की। देखिए कुछ चीजें होती हैं जिनका अर्थ किसी भी किताब में जो है ढूंढना मुश्किल हो जाता है। देखिए भी किसी कोई पूछे आपसे पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, होता है अर्थ, ऐसी बात नहीं, अर्थ नहीं होता है, लेकिन जल्दी से मिलता नहीं है। आपसे कोई पूछे कि इन्फिनेटिव का अर्थ बताइए, जीरेंड का अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ जल्दी से आपको कहीं मिलता नहीं है। लेकिन जान लीजिए कि इन्फिनेटिव कहते किसे हैं, परिभाषा क्या होती है, पहले इसको जान लेते हैं। तो इन्फिनेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, पहले इसको जानते हैं कि इन्फिनेटिव को हिंदी में बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रियावाचक संज्ञा। अब इन्फिनेटिव है क्या, देखिए इन्फिनेटिव है क्या, इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले, ठीक, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। ध्यान सुनिएगा, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है और हिंदी में अर्थ निकालने पर ना, नी, ने से होकर अर्थ निकलता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है, हिंदी में अर्थ निकालने पर ना, नी, ने से होकर अर्थ निकलता है। इन्फिनेटिव को क्या बोलते हैं, इसको भी जान लीजिए। इन्फिनेटिव को बोलते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्फिनेटिव को बोलते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले से तो ये वर्ब होता है और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो ये नाउन अर्थात संज्ञा का काम भी करने लगता है। अब बताइए वर्ब आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। वर्ब में पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब आती है। क्या आपका नाउन पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है, भाई पहला ही है नाउन, तो एक पार्ट ऑफ स्पीच ये हो गया, एक पार्ट ऑफ स्पीच ये हो गया, तो डबल पार्ट ऑफ स्पीच हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बार फिर परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा ये है, पहले हिंदी देख लेते हैं कि क्रियावाचक संज्ञा होता है इन्फिनेटिव मतलब, जीरेंड मतलब भी यही होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है, हिंदी में अर्थ निकालने पर ना, नी, ने से अर्थ निकलता है। इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, क्योंकि पहले तो ये वर्ब होता है और टू लगा देने से क्या बन जाता है, नाउन, और नाउन भी पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब भी पार्ट ऑफ स्पीच है, इसीलिए इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कहा जाए टू रीड इज ए गुड हैबिट। अब बताइए पढ़ना जो है एक अच्छी आदत है, पढ़ना एक अच्छी आदत है। अब देखिए अर्थ निकालिए आप, ना, नी, ने आया ना, पढ़ना ना। और दूसरी बात ये भाई टू रीड सबसे पहले हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी हेल्प। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, जो टू रीड आपका बना, ये पढ़ना, ये कर्ता का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, भाई ये वर्ब हो ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ इसको वर्ब मान लेंगे तो बताइए क्या वर्ब के बाद ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा इससे मतलब नहीं, कहीं आपको ये डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, लेकिन एक बार फिर इतना जान लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले जब टू लगाते हैं तो इन्फिनेटिव बनता है, हिंदी में अर्थ निकालने पर ना, नी, ने से अर्थ निकलेगा। इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, क्योंकि पहले तो ये वर्ब होता है, बाद में क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हो गया आपका इन्फिनेटिव के बारे में। अब देखिए सिंथेटिक्स में कैसे हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप रूल बताने आपको जा रहे हैं। तो अगर इसको आप नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर सकते हो। अब देखिए रूल की जब बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा रूल को अच्छे से समझेंगे। ध्यान सुनिएगा,
रूल क्या है, यूज क्या है कि इन्फिनेटिव के द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय, लिखते हुए चलिएगा कि इन्फिनेटिव के द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय एक वाक्य की फाइनाइट वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जब आप बनाओगे सिंथेसिस बनाओगे तो आपको कोई सेंटेंस दिया होगा, जैसे मान लीजिए सेंटेंस आपको दे दिया गया कि आई वेंट टू कानपुर, आई वेंट टू कानपुर, ठीक, आई वेंट टू कानपुर, मैं कानपुर गया। अगला सेंटेंस आपको दे दिया गया कि आई वांटेड टू सी माई फादर, ठीक, आई वेंट टू कानपुर, आई वांटेड टू सी माई फादर, और ब्रैकेट में ऐसे आ गया कि आपको क्या बनाना है, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आप सबको तो अच्छे से याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब आप सिंपल सेंटेंस पढ़ोगे तो इसके कितने रूल हैं, 7 रूल हैं, उसमें से हमने पार्टिसिपल का रूल समाप्त कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं इन्फिनेटिव का रूल। तो ऐसा तो है नहीं, कैसे जानेंगे कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि इन्फिनेटिव लिख के तो आएगा नहीं। तो ये सेंटेंस आपके सामने कि आई वेंट टू कानपुर, आई वांटेड टू सी माई फादर, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का रूल क्या कहता है कि देखिए इन्फिनेटिव में भी कर्ता जो है समान होंगे। अब आप इसको अगर पार्टिसिपल नियम से बनाना चाहोगे बिल्कुल नहीं बना सकते हो। आई वेंट टू कानपुर, मैं कानपुर गया, तो गोइंग टू द कानपुर, बिल्कुल नहीं, कानपुर जा करके मैं अपने पिता को देखना चाहता था, अर्थ ही नहीं निकलेगा। अब समझना यहाँ पर क्या है कि जब इन्फिनेटिव के द्वारा वाक्यों को हम लोग सिंथेसिस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि एक वाक्य की वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देंगे और दूसरे वाले वाक्य की वर्ब को इन्फिनेटिव से जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, एक वाक्य, 2 आपको वाक्य दिए हैं तो उसमें से एक वाक्य को आपको ज्यों का त्यों लिख देना है और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसकी जो वर्ब होगी उसको इन्फिनेटिव में जोड़ देना है। अब एक प्रश्न उठता है, सर कैसे जानेंगे कौन सी सेंटेंस को इन्फिनेटिव में जोड़ें, कौन से ना जोड़ें? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो आपको सेंटेंस दिए जाएंगे इसके ट्रिक हैं, इसके आप 2 ट्रिक समझ सकते हैं, ठीक है। ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। ट्रिक ये है कि आपको जब 2 सेंटेंस दिए होंगे तो उसमें से एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें टू लगा होगा और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। पहली ट्रिक ये है। अगर आप इस रूल से बनाना चाहते हो तो एक आपको सेंटेंस दिया होगा, उसमें कोई एक ऐसी वर्ब होगी, दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस में ऐसा वर्ब दिया होगा जिसमें क्या लगा होगा, टू लगा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस सेंटेंस में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है आपको क्या करना है, जिसमें नहीं बना हुआ उसको पहले लिखना है और जिसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है पहला सेंटेंस लिखने के बाद जहां से टू स्टार्ट है आपको वहीं से वाक्य को ऐड कर देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस वाक्य में परिणाम, ठीक, जिस वाक्य में परिणाम या जिस वाक्य में उद्देश्य, याद रखिएगा, ट्रिक नंबर 2, जिस वाक्य में परिणाम या जिस वाक्य में उद्देश्य प्रकट होगा, जिस भी सेंटेंस में परिणाम आएगा या उद्देश्य आएगा, आपको करना क्या है, उसी वाक्य को इन्फिनेटिव यानी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ऐड कर देना है। आपके सामने सेंटेंस लिखा है, आई वेंट टू कानपुर, मैं कानपुर गया, आई वांटेड टू सी माई फादर, मैं अपने पिता को देखना चाहता था। तो जो पहली ट्रिक है आप देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें ये स्ट्रक्चर है कि वर्ब के पहले टू आया हो। तो देखिए सी मीन्स क्या होता है, देखना, इसके पहले टू आया कि नहीं आया है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पर भी तो टू आया है, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए कानपुर है, कानपुर क्या है, कानपुर संज्ञा है, नाउन है, ये वर्ब नहीं है, तो उस टू का कोई मतलब नहीं। तो ये आपका टू कहाँ आया है, यहाँ आया है। मैंने आपसे बताया क्या, मैंने आपसे ये बताया कि जिस सेंटेंस में टू नहीं लगा है उसको पहले लिखना है। तो आई वेंट टू कानपुर, इसको पहले लिख लीजिए, क्या हो गया, आई वेंट टू कानपुर, ये हो गया। फिर मैंने कहा कि जिस वाक्य में वर्ब के पहले टू लगा है आपको उसी टू से उठाना है और पहले वाक्य के जस्ट बाद लिखना प्रारंभ कर देना है। तो आई वेंट टू कानपुर टू सी माई फादर। अब अर्थ निकालिए, आई वेंट टू कानपुर टू सी माई फादर, मैं अपने पिताजी को देखने के लिए कानपुर गया। अच्छा मान लीजिए, अब भाई ट्रिक नंबर 2 कब काम करेगी, मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें टू लगा ही ना हो। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे कि आपको टू नहीं लगा होगा, यहाँ तो आप जान सकते हैं। अब जहां टू नहीं लगा वहां कैसे जानेंगे, तो वहां ट्रिक नंबर 2 फॉलो करिएगा कि जिस वाक्य में परिणाम या जिस वाक्य में उद्देश्य प्रकट हो रहा हो उस वाक्य को टू से जोड़ दो। अभी मैं बताऊंगा आपको कि उसको कैसे करना है। यहां पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हो ट्रिक नंबर 2 कि आई वेंट टू कानपुर, मैं कानपुर गया, आई वांटेड टू सी माई फादर, मैं अपने पिताजी को देखना चाहता था।
मैं कानपुर गया, मैं अपने पिताजी को देखना चाहता था। तो आप कानपुर गए, इसका उद्देश्य क्या था, इसका परिणाम क्या था, तो आपका उद्देश्य था अपने पिताजी को देखना। तो जिस वाक्य में उद्देश्य प्रकट होगा उसी वाक्य को पहले वाक्य से कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका हो गया जो है रूल नंबर 1। एक बार फिर मैं इसको दोहरा देता हूं, कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूं। तो रूल नंबर 1 क्या है कि इन्फिनेटिव के द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय एक वाक्य की फाइनाइट वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देते हैं तथा दूसरे वाक्य की फाइनाइट वर्ब को जो है इन्फिनेटिव से ऐड कर देते हैं। हमेशा उसी वाक्य के वर्ब को इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं जिसमें परिणाम या उद्देश्य प्रकट होता है। जिस वाक्य में परिणाम या उद्देश्य प्रकट होगा उसको इन्फिनेटिव में जोड़ देंगे। आइए अब देखते हैं कुछ और सेंटेंस। आप इस सेंटेंस देख सकते हैं, ही हैज नो मनी, ही कैन नॉट बाई गुड क्लॉथ। इसको बनाना है आपको सिंपल सेंटेंस। ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं कहेगा कि आप इसको बनाओ पार्टिसिपल के नियम से, इसको बनाओ इन्फिनेटिव के नियम से। ये भी आपको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। जरा गौर कीजिए, ही हैज नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। ही कैन नॉट बाई गुड क्लॉथ, वह अच्छे कपड़े खरीद नहीं सकता है। इस सेंटेंस में आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। हमको एक वाक्य को ज्यों का त्यों रखना है और दूसरे वाक्य की वर्ब को टू से ऐड कर देना है। ये पहला सेंटेंस आप चेक करिए, इसमें बिल्कुल टू वाला कोई जो आपकी ट्रिक है, कहीं पर टू नहीं लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम अर्थ निकालेंगे। अर्थ निकालने के बाद चेक करेंगे किस सेंटेंस में उद्देश्य या परिणाम प्रकट हो रहा हो। जिस सेंटेंस में उद्देश्य या परिणाम प्रकट हो रहा हो उसको दूसरे वाक्य से अटैच कर देते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगा करके। He has no money, उसके पास पैसे नहीं है, वह अच्छे कपड़े खरीद नहीं सकता है। तो उसके पास पैसे नहीं है तो इसका परिणाम क्या होगा, उसके पास पैसे नहीं, इसका परिणाम होगा कि वह कपड़े नहीं खरीद सकता है। तो ऐसा कौन सेंटेंस है जिसमें रिजल्ट की बात करी जा रही है, तो दूसरा सेंटेंस है जिसमें रिजल्ट की बात करी जा रही है। तो इसको क्या करना है, इसकी वर्ब ढूंढना है, इसकी वर्ब पहले टू लगाना है और पहले वाक्य से जोड़ देना है। तो इसमें ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, कैन नॉट आपका क्या है, वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और बाई क्या है आपकी वर्ब है। तो क्या करेंगे, इसको पहला वाक्य तो ज्यों का त्यों लिख देंगे कि ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी। आगे क्या करें, अब हम लगा दें टू। अब मैंने क्या बताया कि पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना है, जिस वाक्य में परिणाम हो रहा है उसकी वर्ब चुनना है और वर्ब के पहले टू लगा के पहले वाक्य से जोड़ देना है। तो ही हैज नो मनी टू बाई गुड क्लॉथ, तो अच्छे कपड़े खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया। माई ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ माई सिस्टर, मैं स्टेशन गया, जो मेरा उद्देश्य था अपनी बहन को विदा करना था। अब देखिए यहाँ साफ साफ इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये आपका पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है। देखिए इसमें टू लगा हुआ है, मैंने जो बताया था स्ट्रक्चर कि जिस वाक्य में टू लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसको क्या करते हैं, वहीं से उठाते हैं, उसके पहले सारी चीजें हम रिमूव कर देते हैं। जो कुछ भी हो, सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग हो, कोई मतलब नहीं है, पहले वाक्य के लास्ट से जोड़ देते हैं। तो पहला वाक्य तो आप वो लिख लीजिए, आई वेंट टू द स्टेशन, आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर। अर्थ निकाल लीजिए, अर्थ ही हो जाएगा मैं अपनी बहन को विदा करने स्टेशन गया, या मैं अपने बहन को छोड़ने स्टेशन गया। तो ये आपका हो गया रूल ऑफ इन्फिनेटिव। एक रूल इन्फिनेटिव में और है, उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। वो रूल क्या कहता है, उसमें भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं उसको भी बता दे रहा हूं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में वो भी रूल आ सकता है इन्फिनेटिव के प्रयोग में। जैसे क्या, कौन सा रूल है, रूल ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, बस एक रूल और बचा है, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा रहा मुझे पता है, लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रहा बच्चों तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो को देख सकें और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। देखते हैं वाक्य। एक वाक्य मैं लिख रहा हूं, जैसे कोई सेंटेंस लिख दिया जाए कि राम इज वेरी पुअर। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आप लोग कहीं जाइएगा मत वीडियो छोड़ करके। राम इज वेरी पुअर, राम बहुत गरीब है। ही, लास्ट रूल है आज का, ही कैन नॉट बाई
ए पेन। राम बहुत गरीब है, वह एक कलम खरीद नहीं सकता। आपसे कह दिया गया सिंपल बनाओ। क्या कह दिया गया? सिंपल सेंटेंस बनाओ। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अब कुछ स्टूडेंट बना देते हैं कि राम इज वेरी पुअर, टू से जोड़ देंगे कि राम इज वेरी पुअर टू बाई ए पेन, कि राम एक कलम खरीदने के लिए बहुत गरीब है। देखिए सही हो सकता कि नहीं हो सकता, वो एग्जामिनर के ऊपर, लेकिन सही तो बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू रूल तो बिल्कुल गलत है आपका सेंटेंस, हो ही नहीं सकता सही। अब इसमें रूल कौन सा लगाते हैं? तो रूल तो आपका भैया इन्फिनेटिव का ही लगेगा, लेकिन हल्का सा इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा रूल है, थोड़ा सा लिखिएगा। आप लोग अपनी नोट्स निकालिए, लिखिए उसमें कि यदि दो सेंटेंस दिए गए हो, उसमें बेरी का प्रयोग हो या क्वाइट का प्रयोग हो, क्वाइट भी आता है बहुत ही रेयर केस में, जल्दी नहीं मिलता नहीं। यदि दो या दो से अधिक वाक्य दिए गए हो, किसी वाक्य में बेरी या क्वाइट का प्रयोग हुआ हो, और एक बात और, दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हुआ हो, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ इज एम आर होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में कैन नॉट होगा, वाज वर होगा कुड नॉट होगा, प्रेजेंट होगा तो इधर प्रेजेंट, इधर पास्ट इधर पास्ट। समझ में आई बात? यानी कि इज एम आर के साथ कैन नॉट, वाज वर के साथ कुड नॉट। यानी कि नियम सुनिएगा, यदि एक वाक्य में बेरी या क्वाइट का प्रयोग हुआ हो, दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों को सिंपल बनाते समय क्या करते हैं? बहुत ही साधारण रूल है, बेरी के स्थान पे क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। और कौन सा टू लगाएंगे? टी डबल ओ। आगे इसको आपको पढ़ने को मिलेगा, इसको बोलते हैं बच्चों कौन सा टू? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब टू। तो बेरी के जस्ट नीचे क्या लगाएंगे? टू, उसके बाद पुअर। फिर क्या करना है आपको? यहां से थोड़ा समझ लीजिए, जो दूसरा आपका वाक्य है उसका सब्जेक्ट हटाना है, हेल्पिंग वर्ब हटानी है। क्यों? सब्जेक्ट समान है, हेल्प में दो बार लगा नहीं सकते हैं, और उसकी वर्ब को टू से जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। यानी वर्ब क्या है? बाई, तो टू से जोड़ दिए, टू बाई ए, बन गया राम इज टू पुअर टू बाई ए पेन। ठीक, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। यानी कि बेरी या क्वाइट के स्थान पे टी डबल ओ, एडवर्ब टू, और दूसरे वाक्य की वर्ब को टू से जोड़ देंगे। आज का लास्ट सेंटेंस है, आप लोग बना लीजिए इसको। अगर कोई आ गया क्वेश्चन की सी वाज वेरी ओल्ड, वह बहुत ओल्ड थी। ठीक, सी कुड नॉट बिल्कुल वाज है, सी कुड नॉट रन, दौड़ नहीं सकती थी। बना दीजिए, आसानी से बना सकते हैं। बेरी या क्वाइट के स्थान पे टी डबल ओ, तो क्या हो गया? सी वाज टू ओल्ड। अगले वाक्य में जो वर्ब है उसको टू से जोड़ देंगे, तो सी वाज टू ओल्ड टू रन, बन गया आपका सेंटेंस। सी वाज टू ओल्ड टू रन। देख सकते हैं सी वाज टू ओल्ड टू रन, कोई दिक्कत नहीं। बेरी या क्वाइट के स्थान पे टी डबल ओ, और जो है दूसरे वाक्य की वर्ब को टू से जोड़ देंगे, और जो दूसरा वर्ब होगा वो इन्फिनेटिव टू होगा। तो ये था आपका रूल, किसका? इन्फिनेटिव का, सिंपल सेंटेंस में। तो अगर वीडियो पसंद आता हो तो देर क्यों करते हो आप लोग? वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, दूर तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक उनको शेयर करिए, क्योंकि यही मौका है। अब अगर लॉकडाउन में आप पिछड़ गए तो आगे नहीं आ पाएंगे। इस लॉकडाउन को व्यर्थ मत गंवाइए, मेहनत करते रहिए, और लोगों को भी प्रेरित करिए अपने साथ साथ कि वो लोग भी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एग्जाम आपके रुकने वाले नहीं हैं। एग्जाम तो आपके तय समय पर होने एकदम से तय हैं। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, और भी वीडियो को हमारे देखिए, और कुछ भी पूछना हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और सारे प्रश्न का आपका स्वागत है। और इसकी एक्सरसाइज वीडियो आपको मिलेगी, और आप बताते रहिए कि हमारी जो वीडियो थी एक्सरसाइज की वो कैसे थी पार्टिसिपेट की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। यूं ही बने रहिए न्यू हेवन क्लासेस के साथ, और गारंटी है कि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि याद है टॉप करना है आप लोगों को इस वैकेंसी में, जो आने वाली वैकेंसी है। और खूब मेहनत करते रहिए, नाम रोशन करिए अपने घर वालों का, अपने गांव वालों का। लेकिन कब कर पाएंगे? जब आप ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।